प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखे से हराने का प्लान बना है। क्या मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने अब फर्जीवाड़ा करके मोदी को फंसाने का षड्यंत्र रचा है? मोदी विरोधियों का गाली तंत्र, मोदी के खिलाफ हेट स्टोरी वाला षड्यंत्र, क्या यही है 2024 में मोदी के सियासी दुश्मनों का चुनावी मंत्र? स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, मोदी विरोधी मोर्चा ये सारे नाम एक बार फिर ले रहा है। सवाल ये कि क्या अब मोदी विरोधी मोर्चे में शामिल सारे टॉप लीडर्स वो काम करने लगे हैं जो ट्रोल आर्मी करती है? मोदी को बदनाम करने के लिए अब तक जो काम आउटसोर्स किया जाता था, क्या अब वही काम मोदी के विरोधी जो लोग हैं वो ऑथेंटिक तरीके से करने लगे हैं? खुलेआम मोदी की कौन सी एडिटेड फोटो घुमाई जानी है या जा रही है, मोदी के खिलाफ कौन सी नई नई फेक थ्योरी दी जा रही है, विरोधियों के सारे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। गाली तंत्र वाला षड्यंत्र, क्या 24 के लिए मोदी विरोधियों? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। का यही है चुनावी मंत्र। खबर गर्म है कि चीन में चर्चा है। चीन अगर किसी से घबराता है तो वो भारत है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो क्या चीन के बारे में विपक्ष बार बार झूठ बोलता है? क्या मोदी को हराना है इसलिए विरोधी दिन रात सिर्फ गालियों की बौछार कर रहे हैं? सोचिए, चाइनीज खुद लिखते हैं चीन में भारत के प्रधानमंत्री को मोदी लाओशियान के नाम से पुकारा जा रहा है। लाओशियान का इस्तेमाल अनोखी क्षमताओं वाले लोगों के लिए किया जाता है। चीन भी मानता है कि मोदी अलग है, अद्भुत है। पूरी डिटेल आगे देंगे, पहले जरा मोदी विरोधियों के नए पॉलिटिकल नैरेटिव को डिकोड करते हैं। हर घंटे चीन की बीन बजाने वाले मोदी विरोधियों ने अब सारी सीमाएं लांघ दी हैं। 89 ये कोई क्रिकेट का स्कोर नहीं, मोदी का स्कोर नहीं, ये मोदी को उनके विरोधियों की तरफ से दी गई गाली का स्कोर है। मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने एक बार फिर मर्यादाहीन शब्दों का पिटारा खोला है। प्रधानमंत्री के खिलाफ स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, किम इल सुंग, मुअम्मर गद्दाफी, सद्दाम हुसैन जैसों का नाम फिर से रिपीट किया गया है। जिन्होंने ये नामकरण का नया पॉलिटिकल बिजनेस शुरू किया है, जरा उनकी भी पोल थोड़ी देर में खोलेंगे। ये सारे नाम राहुल के खासम खास जयराम रमेश की टाइमलाइन पर है। सीक्वेंस में सारे नंबर देख लीजिए, सारे नाम पढ़ लीजिए। मोदी को गाली दे देकर चुनावी मैदान में कांग्रेस की रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। दुनिया भर के तानाशाहों से मोदी की तुलना कर करके कांग्रेस हारती चली गई, लेकिन अकड़ नहीं गई। मगर अब की बार कांग्रेस ने लाइन क्रॉस कर दी है। मोदी की डॉक्टर्ड इमेज वायरल करा दी है। ये देखिए, मोदी की ओरिजिनल इमेज क्या थी। अहमदाबाद में बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के 75 साल पूरे होने पर मोदी को एक कोलाज गिफ्ट किया, लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उसे एडिट करके मोदी की जगह जिनपिंग का चेहरा फिट कर दिया और जय शाह की जगह मोदी का चेहरा फिट कर दिया। अब जयराम रमेश ने जो लिखा उसकी पहली लाइन पढ़िए। पीएम को अपने नाम के स्टेडियम में अपनी तस्वीर से खुद को सम्मानित करवाना, और इसके नीचे कांग्रेस के नेता ने मुसोलिनी, गद्दाफी फिट कर डाले। जयराम रमेश ने मोदी को टारगेट करने के लिए एजेंडा तो चला दिया, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि जो तस्वीर भारत और ऑस्ट्रेलिया के पीएम को गिफ्ट के तौर पर मिली, दरअसल उस तस्वीर में उन सभी क्रिकेटर्स का फोटो कोलाज था जिन्होंने 75 सालों के इतिहास में दोनों देशों की टीम की तरफ से पार्टिसिपेट किया। मोदी के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए, प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने एक और तस्वीर घुमाई। मोदी के आई लुक पर सियासी बात फैलाई, मगर इन लोगों को ये तक नहीं पता कि 1 सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं। किसी भी फ्रेम को आप स्टिल कर सकते हैं। अब ये सोचिए कि अगर किसी ने 1 सेकंड में अपनी गर्दन घुमाई तो कितने अलग अलग फ्रेम निकल सकते हैं। लेकिन पूर्वाग्रह से पीड़ित मोदी विरोधी एजेंडे के तहत उसी फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं जो उनको सूट करता है। एक और सैंपल देखिए। कांग्रेस मोदी और अडानी की तस्वीर फिट करके बेटर हाफ बनाम बिटर हाफ वाला नैरेटिव फैलाती है। मोदी पर हमले के लिए राहुल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अडानी एंड वाला एजेंडा चलाते हैं, मगर यही कांग्रेस ये नहीं बताती कि 2012 में जब इसी स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच हो रहा था, तब टिकट पर अडानी लोअर पवेलियन क्यों लिखा था।
उस वक्त यूपीए की सरकार ने स्टेडियम के लोअर पवेलियन को अडानी को क्यों बेचा था? यानी मोदी विरोधियों की ये टोली जितनी भोली बनने की कोशिश करती है उतनी भोली है नहीं, वो कहीं ज्यादा शातिर है। और टारगेट पर एक अकेले नरेंद्र मोदी ही हैं। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। राहुल के लिए ताली और मोदी को हर बार गाली। लगता है कांग्रेस 24 तक इसी पैटर्न पर चलेगी। चुनाव में हार पर हार मिले लेकिन वो नहीं सुधरेगी, अपनी गलतियों से सबक नहीं लेगी। उदाहरण देखिए, 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हारी। उसी साल 8 राज्यों के चुनाव हुए, 7 में कांग्रेस हारी। अरुणाचल में जीत मिली, बाद में कांग्रेस वो भी गवा बैठी। 2015 में दिल्ली और बिहार में चुनाव हुए, कांग्रेस का दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट नहीं मिली। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, बाद में वो गठबंधन भी टूट गया। 2016 में 5 चुनाव हुए, सिर्फ एक में कांग्रेस को जीत मिली। 2017 में 7 चुनाव हुए, सिर्फ पंजाब में जीत मिली, बाकी सब कांग्रेस हार गई। 2018 में 9 चुनाव हुए, कांग्रेस ने 4 में सरकार बनाई मगर 2 में गवा भी दी। 2019 में लोकसभा में कांग्रेस हारी, 7 राज्यों के चुनाव में से 5 राज्य गंवाए, 2 राज्यों में पार्टनर बनकर सरकार चलाई। 2020 में 2 चुनाव हुए, दोनों में कांग्रेस हारी। 2021 में 5 चुनाव हुए, 4 में कांग्रेस हारी, सिर्फ एक में जीत मिली। 2022 में 7 चुनाव हुए, 6 में कांग्रेस साफ हो गई, एक में उसे जीत मिली। और 2023 में अब तक 3 चुनाव हुए हैं और तीनों में कांग्रेस कहीं नहीं है। यानी 14 से अब तक के 9 साल में कांग्रेस का पूरा फोकस मोदी को गाली देने पर ही केंद्रित रहा। नतीजा ये हुआ कि इस दौरान कुल 53 विधानसभा चुनाव हुए और राहुल का स्ट्राइक रेट 20% से भी कम रहा। कांग्रेस के नेता कोई मेरी जाति को लेकर के सवाल पूछे, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा। ये बोलने वाला कोई भी हो, लेकिन बुलवाने वाला तो नामदार ही होता है। उनके इशारे पर, उनके इरादे पर कुछ नहीं होता है। ऐसा कांग्रेस को सब मालूम है किसके कहने पर होता है। लोगों का गुस्सा नजर आया तो उनको सस्पेंड किया और 2 महीने के बाद आ गले लग जा, आ गले लग जा। क्यों? अरे क्यों लोगों की आंख में धूल झोंकते हो? मोदी ने बार बार समझाया, चेताया, लेकिन विरोधियों को समझ में नहीं आया और मोदी के कट्टर दुश्मन अभी भी नहीं सुधरे हैं। तो क्या अब फर्जीवाड़ा करके मोदी को फंसाने का प्लान बना है? क्या मोदी को धोखे से 24 में हराने का प्लान बना है? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अब मोदी के टॉप विरोधी वो काम करने लगे हैं जो अमूमन ट्रोल आर्मी करती है। यानी अब वो खुद ही ट्रोलर इन चीफ बन गए हैं। मोदी को बदनाम करने वाला जो काम अब तक आउटसोर्स किया जाता था, अब वही काम कांग्रेस का इकोसिस्टम ऑथेंटिक तरीके से करने लगा है। चलिए 3 अलग अलग खुलासों से मोदी विरोधी इकोसिस्टम की मोदी हटाओ सोच और अप्रोच को एक्सपोज करते हैं। नंबर 1 है अडानी पर हिट जॉब करने वाले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बहाने मोदी पर अटैक करने वाली पश्चिमी मीडिया और विदेशी एजेंट्स की हिडन स्टोरी। नंबर 2 है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बहाने मोदी पर टारगेटेड अटैक करने वाले देसी और विदेशी गैंग्स की हिडन स्टोरी। और नंबर 3 है चीन का नाम फिट करके मोदी को निशाना बनाने वाले कांग्रेस की हेट स्टोरी और उसके पीछे की रियलिटी। अगर आप मोदी विरोधियों की टाइमलाइन खंगालेंगे तो आपको मोदी अडानी भाई भाई वाला टेक्स्ट मिल ही जाएगा। मोदी अडानी, अडानी मोदी वाली स्क्रिप्ट दिख ही जाएगी। अडानी पर मोदी चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देते, ये कहानी भी मिल जाएगी। लेकिन आपको मोदी के दुश्मनों की टाइमलाइन पर यह हेडलाइन कहीं नहीं दिखेगी। अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लग चुका है। बैंक के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बैंकों के शेयर के मार्केट वैल्यू में $100 अरब से अधिक का नुकसान हो चुका है।
लेकिन अडानी अडानी चिल्लाने वालों की टाइमलाइन पर सन्नाटा पसरा है। सोचिए, अडानी मामले पर यही न्यूयॉर्क टाइम्स था जिसने हेडलाइन दी थी, गौतम अडानी का उदय भारत के साथ जुड़ा हुआ था और अब कई और खुलासे हो रहे हैं। मगर सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लगने के बाद इसी न्यूयॉर्क टाइम्स की भाषा कितनी सॉफ्ट हो गई है। उसी तरह अडानी मामले पर वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था, गौतम अडानी मोदी के सहयोगी हैं। मगर जब अमेरिका में बैंक का भविष्य अधर में लटका तो ये माइल्ड रिपोर्टिंग करके बच निकला। एक और विदेशी एजेंट को देखिए। बिल एकमैन नाम के इन्वेस्टर ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की आड़ में अडानी को टारगेट किया, लेकिन अमेरिकी बैंक को डूबता देख अब यही शख्स अमेरिका की सरकार से बेल आउट पैकेज मांग रहा है। ठीक इसी तरह मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री आई तो मोदी के देसी और विदेशी दुश्मनों ने खूब हंगामा खड़ा किया। जगह जगह पोस्टर बांटे, टीवी लगाकर, मजमा लगाकर, भीड़ बुलाकर, चौक चौराहे पर डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण हुआ। पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हुई, मोदी को बदनाम करने की साजिश रची गई। लेकिन अपने मुल्क में बीबीसी ने एक नई सीरीज का प्रसारण सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि उसे डर था कहीं ब्रिटेन में हिंसा ना फैल जाए, माहौल ना खराब हो जाए। और तो और बीबीसी ने एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर को भी सिर्फ इसलिए अवार्ड देने से रोक दिया क्योंकि उसने ब्रिटिश सरकार की असाइलम पॉलिसी का विरोध किया था। सोचिए, ये वही बीबीसी है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर इंडिया को लेक्चर देता है और मोदी को टारगेट करता है। मगर अब इन ताकतों का एजेंडा एक्सपोज हो चुका है और भारत में बैठकर इनका साथ देने वालों का भी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। कांग्रेस पार्टी ऐसे समय से गुजर रही है, उसको खुद नहीं पता है कि उनके नेता क्या करते हैं, उनका मीडिया सेल क्या करता है। और एक लाइन में अगर मुझे कहना हो, 140 करोड़ भारतीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं। विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहना ही कांग्रेस पार्टी का अब चरित्र हो गया है। लेकिन गुजरात के विधानसभा चुनाव इस बात का प्रमाण है कि सत्य की जीत होती है और जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरी आस्था रखती है। गुजरात विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है। डॉक्यूमेंट्री मामले में सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है। गुजरात के छोटे से गांव वडनगर के सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पण कर विकास के मंत्र को हथियार बनाकर राष्ट्र विरोधी तत्वों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए विश्व फलक पर भारत का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाए, ऐसी स्थिति का निर्माण करना क्या यह गलत बात है? जिस व्यक्ति ने तपस्या करके अपना पूरा जीवन गुजरात को, ये देश को विश्व में एक अलग स्थान देने हेतु खर्च कर दिया, इस व्यक्ति को एवं भारत देश को बदनाम करने हेतु बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही वाले भारत देश के गुजरात विधानसभा और यह विधानसभा सदन में इकट्ठा हुए सभी विधायकों को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह योग्य है? માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, આ 156 ધારાસભ્યનો અવાજ નથી, આ સંપૂર્ણ ગુજરાતનો અવાજ છે માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, ગુજરાતના એક એક વ્યક્તિનો અવાજ છે માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી। મારી આપને વિનંતી છે માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી કે અમારી ગુજરાત વિધાનસભાના એક એક સાથી ધારાસભ્યોની
આ માંગ કેન્દ્ર સરકાર સુધી પહોંચાડવામાં આવે। માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ઢોંગી બીબીસી દ્વારા જે ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું છે તેના ખિલાફમાં કડકમાં કડક માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એક્શન લેવામાં આવે। गुजरात विधानसभा से एंटी इंडिया प्रोजेक्ट चलाने वाले बीबीसी के खिलाफ जो आवाज निकली है, फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो आवाज भारत में बैठे मोदी के उन विरोधियों के लिए भी है जिन्होंने बीबीसी की एजेंडे वाली डॉक्यूमेंट्री को मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और उसमें सियासी फायदा उठाने का प्लान बनाया। क्योंकि बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। नरेंद्र भाई मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। गुजरात की और भारत की आन बान शान है। चुनी हुई सरकार के नेता होने के बावजूद किसी और देश की न्यूज एजेंसी किसी तथ्य के आधार के बिना इतने बड़े लोकतंत्र के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए। 20 साल में जो तथ्य कई मंच पर जुटलाए गए, न्यायतंत्र की हर अदालत के अंदर जो तथ्य गलत साबित हुए, जनता ने 7-7 बार उनको जबरदस्त बहुमत से चुनाव जिताया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।